अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डी टू बुक के सेशन में हम अपडेटेड 7 एडिशन से क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो डी टू बुक का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसकी एक्सरसाइज 2A से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चंस हम इसमें कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 एक्चुअली डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड चैप्टर है। पहली वीडियो में इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और इनवर्स प्रोपोर्शंस का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हो तो दूसरी भी अगर इंक्रीज करे तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। उन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। सपोज के सर्टन नंबर ऑफ बुक्स, सपोज कर लेते हैं कि 5 बुक्स का जो मैस है वो 10 kg है। तो बुक्स अगर आइडेंटिकल हैं तो 5 बुक्स का मैस 10 kg, तो 10 बुक्स का मैस 20 kg होगा। देखें, अगर मैस इंक्रीज कर रहा है तो अगर बुक्स इंक्रीज कर रही है तो उनका मैस भी इंक्रीज कर रहा है, और अगर बुक्स नंबर ऑफ बुक्स हम कम कर दें तो उनका मैस भी कम हो जाएगा। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही है, तो ऐसा रिलेशन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करे तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करे, तो ऐसी प्रोपोर्शन को हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो सपोज करें कि अगर एक टैप है वो किसी बाथ टब को 5 मिनट में फिल कर देता है, अगर 2 टैप हो गए तो वो डेफिनेटली उसको हाफ टाइम में फिल कर देगा। तो इसी तरह देखें, नंबर ऑफ अगर टैप्स हम इंक्रीज कर दें तो टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो टैप और टाइम के दरमियान जो 2 क्वांटिटीज हैं टैप और टाइम की, इसके दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन है कि टैप इंक्रीज करने से टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा रिलेशन जो है 2 क्वांटिटी के दरमियान वो इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। तो इसके हम 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरमीडिएट लेवल से, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 इरेजर्स व्हेन 3 इरेजर्स कॉस्ट 18। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है इनके दरमियान, इरेजर और कॉस्ट के दरमियान। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए देखें। यहाँ पे आप इरेजर्स को रिलेशन में बना के लिख लें कॉस्ट के साथ। कॉस्ट यहाँ पे PKR यूनिट में है। तो देखें, ये नॉन, जैसे मैंने पहले बताया, ये नॉन स्टेटमेंट है कि 10 इरेजर्स, नहीं ये नॉन स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, नॉन स्टेटमेंट इसमें पहचानते हैं। नॉन स्टेटमेंट क्या होती है कि देखिए, वो पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 इरेजर्स व्हेन 3 इरेजर्स कॉस्ट 18। तो 3 इरेजर्स कॉस्ट 18 ये मेरी नॉन स्टेटमेंट है। नॉन स्टेटमेंट कौन सी होती है कि जिसमें आपको दोनों वैल्यूज का डाटा गिवन हो। जैसे यहाँ पे 3 इरेजर्स हैं, उस 3 इरेजर्स की कॉस्ट 18 गिवन है, तो ये मेरे पास नॉन स्टेटमेंट है। और नॉन स्टेटमेंट मेथड समझने, नॉन स्टेटमेंट को मैं ऊपर लिखता होता हूँ 3 इरेजर्स और उनकी कॉस्ट जो है PKR में वो 18 है। अब जिस क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी हो वो मैं नीचे लिखूंगा। जैसे 10 इरेजर्स की जो कॉस्ट है वो मैंने फाइंड करनी है तो मैं नीचे लिखूंगा। हमेशा नॉन स्टेटमेंट को ऊपर लिख दूंगा और दूसरी क्वांटिटी को नीचे लिखूंगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर ऑफ इरेजर्स इंक्रीज होंगे तो उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। डायरेक्ट रिलेशन है ये। तो डायरेक्ट रिलेशन में मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड यूज करता हूं। आप इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड यूज करेंगे डायरेक्ट रिलेशन में अगर दोनों क्वांटिटीज होंगी। तो चूंकि एक्स को मैंने सब्जेक्ट बनाना है तो इसलिए मैं इसको 3 और एक्स को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लूंगा और 18 को 10 से मल्टीप्लाई करवा के राइट हैंड साइड पे लिख लूंगा। वैसे तो अगर आप 18 मल्टीप्लाई बाई 10
लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख लें और 3 और x को राइट हैंड साइड पे भी लिख लें, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 10 को लेफ्ट साइड पे लिख लें या 3x को लेफ्ट साइड पे लिख लें या इनकी पोजीशन चेंज कर दें लेफ्ट से राइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि x को मैं सब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, तो मेरे लिए आसानी रहेगी, 3 को मैं इधर जाके जस्ट डिवाइड कर दूंगा। तो x मैंने फाइंड करना है। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 60 इरेजर्स, 60 पी के आर कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी थी 60 पी के आर। तो दिस इज माय आंसर ऑफ पार्ट ए। तो ये मैंने इस तरह किया। अब पार्ट बी में देखें, वो पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए केजी ऑफ शुगर। ये अमाउंट है ए केजी ऑफ शुगर व्हेन बी केजी ऑफ शुगर कॉस्ट 55। ये मेरी नॉन स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपने नॉन स्टेटमेंट को पहचानना है कि नॉन स्टेटमेंट कौन सी है, फिर आपने उसको ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे देखें, शुगर की जो अमाउंट है वो और शुगर की कॉस्ट, दो क्वांटिटीज हैं, उनके दरमियान रेशो बन रही है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप केजी बना के भी लिख सकते हैं कि शुगर लिख लें, शुगर केजी में, और कॉस्ट। अब नॉन स्टेटमेंट को आप पहले लिखेंगे। नॉन स्टेटमेंट मैंने अंडरलाइन की है, बी केजी की कॉस्ट पी के आर 55 इसने गिवन की है, दिस इज माई नॉन स्टेटमेंट। तो इसको मैं ऊपर लिखूंगा, केजी के नीचे देखें बी लिख दूंगा और कॉस्ट के नीचे 55, केजी के नीचे बी लिख दूंगा और कॉस्ट के नीचे पी के 55। ये जो कॉस्ट है ये पी के आर में है। अब मैंने ए केजी शुगर की कॉस्ट फाइंड करनी है। देखिए पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए केजी ऑफ शुगर। तो केजी के नीचे मैं ए लिख दूंगा, ए केजी मेरे पास क्वांटिटी है, उसकी मैंने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो देखें अगर शुगर को मैं इंक्रीज करूंगा, शुगर की अमाउंट ज्यादा कर दूंगा 1 केजी से 2 केजी, 2 केजी से 3 केजी, तो उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसके बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है। तो ऐसा रिलेशन जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ऐसा रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है। तो मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख दूंगा। डायरेक्ट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते होते हैं। तो चूंकि अब बी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ए को 55 के साथ, तो बी को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और उसका लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ, और ए को 55 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो उसको मैं राइट हैंड साइड पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया था। 55 ए को मैं लेफ्ट पे और बी एक्स को राइट साइड पे भी लिख सकता हूँ, नो इशू। अब एक्स मैंने फाइंड करनी है। तो बी को मैं इधर लाके डिवाइड कर दूंगा, तो बी देखें यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट बी। 55 ए डिवाइडेड बाई बी पी के आर में ये कॉस्ट निकली है ए केजी शुगर की, क्योंकि यहाँ ये इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ही निकलना था, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ही उसने पूछा है। तो ये पार्ट मेरा फाइंड आउट हो गया। इसको मैं जरा तो बी पार्ट में मैंने कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख लूंगा। Now my question number 5. 5 divided by 9 of a piece of a metal has a mass of 7 kg. What is the mass of 2 divided by 7 of the piece of metal? को दो पीसेस हैं मेटल के, तो उनमें से एक का मैस गिवन है, तो दूसरे का वो पूछ रहा है कि क्या मैस होगा। तो मेरे पास दो क्वांटिटीज बनेंगी यहाँ, एक मैस होगा और एक पीस होगा। तो मैं मैस और पीस को लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा विजिबल हो। एक पीस है और एक मैस है।
देखिए अगर पीस मैं बड़ा ले लूंगा तो डेफिनेटली उसका मैस बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये दोनों चूंकि क्वांटिटीज इंक्रीज कर रही हैं तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो पीस 5/9 की जो कॉस्ट है वो सॉरी जो मैस है उसका वो 7 kg है। मैस मैंने केजी में लिया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे केजी लिख दूंगा। ये डायरेक्ट रिलेशन था। और 5/9 पीस की जो वैल्यू थी वो 7 kg थी। तो अब देखें 2/7 पीस की वो पूछ रहा है कि क्या मैस होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2/7 और यहाँ पे मैस। तो चूंकि डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन में मैं आपको बताता होता हूँ कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड यूज करना है। तो पहले एक्स को मल्टीप्लाई करवा के मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लूंगा 5x/9 और फिर मैं 7 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2/7 से, तो ये 7 के साथ इधर कैंसिल आउट हो गया तो 2 बच गया। तो 5/9 एक्स, एक्चुअली 5/9 की जो रेशियो ये फ्रैक्शन है, ये जब ये राइट हैंड साइड पे हम इसको मूव करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब है कि 9/5 उल्टी होके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 18/5। ये मेरा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसको मैं मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 5 को उससे डिवाइड करके 18 से। तो 5 को 18 पे डिवाइड कर लें, 18 को 5 पे डिवाइड कर लें, 3 3/5। 3 3/5। केजी में निकला है, ये मैथ्स निकाला है मैंने। तो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 की तरफ। इसमें डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मैं इसको जरा ऊपर कर लेता हूँ। यस, तो देखें जरा, उसमें बता रहा है कि z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड z इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज इक्वल टू 18। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये z को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिख लूंगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शन का साइन है। और चूंकि z को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, तो मैं इसको इस तरह लिख लूंगा। तो अब मैं इस रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। उस कांस्टेंट को मैं k रख लेता हूँ, के एक्स। अब देखें नॉन स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, मैं कांस्टेंट की k की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल के मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, z की वैल्यू 18 डाल के। ठीक है, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड z इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास यहाँ पे नॉन स्टेटमेंट है, ये मेरे पास नॉन स्टेटमेंट है। नॉन स्टेटमेंट को मैं यूज करूंगा हमेशा इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में। नॉन स्टेटमेंट को मैं यूज करूंगा के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए।
क्योंकि ये के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही दी गई होती है। अब जेड की वैल्यू यहाँ पे 12 डाल दूंगा, के की वैल्यू चूंकि मैंने फाइंड करनी है और एक्स की वैल्यू 3 है, तो 3 को उधर जाके डिवाइड कर दें। 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू 4 निकल आई। मैं सीधा करके लिख दूंगा के की वैल्यू 4। और यहां से मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बना लूंगा। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, z की वैल्यू पुट कर दूंगा, z इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर दूंगा, z इज इक्वल टू के एक्स। z इज इक्वल टू के एक्स पहले लिख लेता हूं। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा के की, तो z इज इक्वल टू 4x। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को मैं यूज करते हुए यहाँ पे देखें, वो x की वैल्यू पूछ रहा है व्हेन z इज इक्वल टू 18। तो इस इक्वेशन को मैं यूज करते हुए वेरी इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो z की जगह 18 डाल दें इसमें, तो देखें z की जगह 18 डाल दिया, 4 पहले से था और x पहले से है। तो अब मैं इस 4 को तो जाके डिवाइड कर दूंगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू मेरे पास निकल आई 4.5। x की वैल्यू मेरे पास 4.5 निकल आई, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो 7 क्वेश्चन को मैं इधर ही कर दूंगा, एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए, इफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी इज इक्वल टू 3 व्हेन ए इज इक्वल टू 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी व्हेन ए इज इक्वल टू 24। एक्चुअली हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है जब ए की वैल्यू 24 हो। तो बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ए की वैल्यू उसने गिवन की हुई है। तो इसके लिए मुझे एक पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिस तरह मैंने ऊपर बनाई। तो ये मेरी नॉन स्टेटमेंट है, बी इज इक्वल टू 3 एंड ए इज इक्वल टू 18, नॉन स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं नॉन एसटीएमटी लिख दूंगा, नॉन स्टेटमेंट। तो ये मेरी नॉन स्टेटमेंट है, तो इसके लिए इसको मैं यूज करूंगा के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो इस रिलेशन को मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो बी इज इक्वल टू के ए। के मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो अब मैं ये जो मेरे पास, अब के की वैल्यू फाइंड करूंगा। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए के की वैल्यू फाइंड करके मैं इक्वेशन बना लूंगा। तो उस इक्वेशन को मैं यूज करूंगा बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ए की जगह मैं 24 पुट कर दूंगा, तो बी की वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा। तो पहले मैं इस इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करूंगा, तब मेरे पास इक्वेशन कंप्लीट होगी। अभी मेरा इक्वेशन इनकम्प्लीट है, यानी के की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लिहाजा मैं इस के की वैल्यू, इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकता ए की बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इस के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम नॉन स्टेटमेंट को देखेंगे। नॉन स्टेटमेंट में बी और ए की दोनों की वैल्यू गिवन है, तो वहां से हम के की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बी की जगह पे 3 लिख दें, और के की वैल्यू तो फाइंड करनी है, और ए की जगह पे 18 आ जाएगा। तो अब यहाँ के इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 18 सीधा करके लिख दें और डिवाइड कर दें 1 डिवाइडेड बाई 6। तो मैं इसको 1 डिवाइड बाई 6 ही रहने दूंगा ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो। तो अब देखें जरा, इससे मैं इक्वेशन बना लेता हूँ। इसको के की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ यहाँ पे, b इज इक्वल टू के ए, और इस ए के की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 1 डिवाइडेड बाई 6, 1 डिवाइडेड बाई 6 ए। वो मेरे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 इसको बोल दें। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं यूज करूंगा, इसको पहले की तरह हम रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 बोलने की जरूरत नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से क्वेश्चन में मुझसे वो बी की वैल्यू पूछ रहा है, ये देखें बी की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, जबकि ए जो है वो 24 था।
तो अब हम ए की जगह इस इक्वेशन में देखें, ए की जगह 24 डाल देंगे। ये देखें ए की वैल्यू 24 है, तो इस ए की जगह मैं 24 डाल दूंगा, ठीक है, और बी की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो अब पुट कर दें ए की जगह 24, या लिख भी सकते हैं आप, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 24 इन अबव इक्वेशन। तो 1/6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ए की वैल्यू देखिए मेरे पास 24 है, तो मैं यहाँ 24 लिख दूंगा ए की जगह पे, और 6 को 24 से कैंसिल आउट कर दूंगा। 6 वन जार 6 4 जार 24। तो बी इज इक्वल टू 24। दिस इज माई फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। बी इज इक्वल टू 24। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो इसी के साथ ही इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन थे। इसके साथ ही डी टू बुक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2A फिनिश हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डी टू बुक की एक्सरसाइज चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2B लेके आऊंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो ऑन टाइम आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2B के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।